जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज भी बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। बस देखते रहिए, बने रहिए, स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई क्वेश्चन मैंने लेकर आया है और क्वेश्चन बैंक मैं प्रत्येक दिन करा रहा हूँ। सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चल रहा है 10वीं क्लास की, और हर रोज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी चल रहा है जो प्रत्येक दिन सिखाता हूं। ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस पर जाएंगे तो लाइन से बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिकली सिखाया गया है, मतलब एक झटके में। और सब्जेक्टिव का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये 4-5 लेक्चर हो चुका है, छठा लेक्चर है मेरे ख्याल से, 6 लेक्चर है। और आज भी बहुत ही शानदार तरीके से राइटिंग करेंगे, मतलब बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ। और वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं जो आपके परीक्षा में बार बार उस टाइप के आते हैं। और क्वेश्चन बैंक 2022 का भी लगातार चल रहा है, फिर खत्म हो जाएगा तो 2021 का चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा तो 2020 का, 19 का, ऐसे करके 2011 तक। आपने थंबनेल देख लिया होगा, 2011 से लेकर 22 तक कंप्लीट मैं करने वाला हूं। 650 से ज्यादा क्वेश्चन, समझिए, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर। ऑब्जेक्टिव तो अलग है, ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन मेरे पास 1000 से अधिक है, जिसको मैं पिन अभी नहीं किया हूं, पीडीएफ में मैं कर दूंगा जब उसमें का एक लास्ट चैप्टर बाकी है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसके लास्ट वीडियो में मैं पिन कर दूंगा 1000 से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से सीधे। समझिएगा कंसेप्ट और तरीका, ठीक ना। देखिए सवाल मैंने कुछ इसमें बता दिया था, देख लीजिए। मैं 2022 का पेपर लिया हूं, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा तो 2021 का, 2020 का, ऐसे चलेगा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बोला है कि यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दे दिया है। समझिएगा, शीर्ष इस तरह दे दिया है, ये ए कह देते हैं इसको, बी और इसको सी। इसका कोऑर्डिनेट दिया है -5, -1, इसका दिया है 3, -5, ठीक है। और ये मैं बता दिया हूँ शायद, लगता है। अच्छा फिर से बता देता हूँ, देखिए अगर बता दिया हूँ, अगर बता दिए होंगे अगर, तो फिर से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बताए होंगे तो सीख लीजिए। तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है 5, 2, और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर कहेंगे -5 और y1 बराबर कहेंगे -1, फिर x2 बराबर कहेंगे 3, y2 बराबर कहेंगे -5, फिर x3 बराबर कहेंगे 5 और y3 बराबर कहेंगे 2। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, अच्छे से आप याद कर लीजिए, नहीं तो वही पबजी खेलिए और परीक्षा में जाकर किसी आपके बड़े भाई, छोटे भाई, किसी के पास पड़ जाए तो कहेगा मेरी सहायता करिए भाई। इस सहायता मांगने वाला कितना दिन मांगिएगा? जो व्यक्ति खुद का सहायता नहीं कर सकता उसको दूसरा कौन सहायता करेगा? सीधी सी बात है। तो खुद अपने पैर पे खड़े होइए, अपनी ताकत बनाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए, फार्मूला याद करिए, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक सब आपका अपना हो जाएगा। ये सब आपका अपना होगा, सबको अपना बनाइए, ठीक है। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने को बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 y3, फिर लिखेंगे x2 y3 y1, फिर लिखेंगे x3 y1 y2, इस तरह, ठीक है। अब देखिए 1/2 x1 कितना है तो कहिएगा -5, y2 कितना है तो -5, y3 कितना है 2 तो 2 लिख देंगे, फिर x2 कितना है x2 तो कहिएगा 3, y3 कितना है तो कहेगा 2, y1 -1 और माइनस ये माइनस +1, x3 कितना है तो कहेगा 5, y1 कितना है -1, फिर y2 कितना है -5, माइनस ये मिलकर +5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
-5 और -2 मिलकर -7 हुआ। अब -7 में -5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 2 और 1 मिलकर 3 हुआ, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। 5 में से 1 गया तो 4 होगा, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा। अब जोड़ दीजिए सबको, 9 × 5 = 14 का 4, 2 और 3 5 1 6 हो गया, नीचे 2 है तो 2 भाग देंगे तो 32 हो गया वर्ग इकाई। बोलिए कोई दिक्कत? एक ही बार में एक ही कंसेप्ट के साथ आंसर। तो ये सब शॉर्ट पूछा हुआ है। अभी मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं शॉर्ट, इसके बाद लॉन्ग की बात होगी। ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आ गया? शॉर्ट 2 नंबर का, उसके बाद 5 नंबर वाला यानी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यकीन मानिए और खुद पे भरोसा रखिए और हर दिन क्वेश्चन बनाइए, हर दिन। ठीक है, और देखते चलिए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी यहां से क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आगे है, बोला है कि के का मान ज्ञात करिए जबकि संरेख है। इसमें भी 3 दे दिया है, वैसा ही है, उसी फार्मूला पर यह भी बनेगा। इसमें भी दे दिया है निर्देशांक यहाँ 8,1, यहाँ दे दिया है k, -4, यहाँ दे दिया है आपको 2, -5, इस तरह दे दिया है। कह दिया कि k का मान ज्ञात करिए जबकि तीनों बिंदु संरेख है। क्या कह दिया है? तीनों बिंदुएं संरेख है। कह दिया है तीनों बिंदुएं क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है। तो जब संरेख कहते ना तो कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। क्या कह देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो पहले यहाँ पर ये मत लिखिए, पहले ऐसे लिख लीजिए। लिखिए यहाँ x1 = 8, y1 = 1, x2 = k, y2 बराबर हो गया आपका -4, x3 बराबर हो गया 2, y3 बराबर -5। ठीक ना। अब बोला है कि सवाल में कि तीनों बिंदुएं संरेख हैं। तीनों बिंदुएं क्या हैं? संरेख कह दिया है, तो लिख देंगे संरेख है। और संरेख जब कह दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। अब त्रिभुज का फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इस तरह। अब बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 1/2 x1 कितना है? तो कहिएगा 8 है, y2 -4 है, y3 -5 या माइनस ये मिलकर +5, x2 कहिएगा k है, y3 -5 है, y1 1 है, x3 2 दिया हुआ है, y1 1 दिया है, y2 -4 और -a +4 हो गया बराबर 0। अब देखिए यहां पर 1/2, ठीक है, और यहां पर होगा 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, -1 -5 मिलकर -6, -6 में प्लस के से गुणा करेंगे तो -6 के हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस। 4 और 1 मिलकर 5, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। एक बात बताइए, 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यानी 2 को इधर जाएगा तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बच गया आपका कितना? तो यहाँ पर हो गया 8 और 10 कितना हो गया? 8 और 10 18 हो गया, और -6 के बराबर 0 है तो 0। अब देखिए ना यहाँ क्या कर सकते हैं, 18 बराबर ये माइनस में 6 के है तो उधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने घर से जब दूसरे घर जाएगा तो पोशाक बदल लेगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। अब 6 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 18/6 हो गया बराबर k हो गया। तो यहाँ से k का मान आ गया कितना? 6 से भाग देंगे तो 3। आपके सवाल का आंसर रहा k बराबर क्या आ गया? 3। अब देखिए k का मान ही आपसे पूछा था, देख लीजिए तो कैसे, किस कंसेप्ट से और किस तरह सॉल्व हो रहा है आप देख रहे हैं। एक ही फार्मूला लग रहा है और आसानी से 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर चटका दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, बस देखते चलिए
और सीखते चलिए। और आपको अच्छा लग रहा हो और ये कंसेप्ट बेहतर लग रहा हो, इस कंसेप्ट से अगर आप बनाते हैं तो यकीन मानिए पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और इस कंसेप्ट को अगर आपको लग रहा है कि हाँ बेहतर जा रहा है, बस लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट चल रहा है। और ये कंसेप्ट 650 से ज़्यादा समझिए कि होने वाला है। ये 650 से ज़्यादा कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर। उसमें से उसके बाद से कुछ भी आपसे नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये सीरीज जो है लंबे चलने वाली है, इसलिए आराम से आप प्रत्येक दिन सीखते चलिए। आगे देखिए बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो देखिए ये इसे रेखा ले लिए, यहाँ पर इसको A कह दिए, इसको B कह दिए, इसका निर्देशांक दिया है 1,2 और इसका निर्देशांक दिया है 3,4 और ये 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। यानी लिख सकते हैं यहाँ, और ये इस बिंदु को जो विभाजित कर रही है, जो बिंदु ये बिंदु विभाजित कर रही है इसको 2:3 में, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको P मान लेते हैं और x, y मान लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे यहाँ पर क्या मान लेंगे कि P बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेंगे x, y। क्या मान लेंगे? x, y। अब देखिए ना, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, x1 बराबर 1, y2 बराबर 2, फिर x2 बराबर 3 और y2 बराबर 4। अच्छा, इसको कहेंगे m1, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, m1, और यहाँ से यहाँ तक को हम m2 कहेंगे। तो m1 आपका हो गया 2 और m2 हो गया आपका 3। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि इसको m कह दिया है, इसको n कह दिया है, यानी m और n भी कह सकते हैं, नहीं तो आप m1 और m2 भी कह सकते हैं। अब आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले x का निकाल लेते हैं। तो x का होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा, x1 m2 प्लस x2 m1 और नीचे m1 प्लस m2 इस तरह। चाहे तो x और y साथ में भी निकाल सकते हैं, जैसे हम क्या कह देते हैं कि x, y लिख देते इस तरह, ठीक है। जो निकालना है ये वाला, यहाँ x का लिख दिए, कोमा देकर y का लिख सकते हैं, जैसे y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे m1 प्लस m2 इस तरह। साथ में भी लिख सकते हैं दोनों चाहे तो। अब रख दीजिए x1 का मान देखिए ना 1 दिया है, m2 का मान आपको 3 दिया हुआ है, x2 का मान आपके पास 3 है, m1 का मान आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ माफी चाहेंगे, यहाँ हाँ m1 है, यहाँ पर m1 है तो m1 का मान 2 दिया हुआ है, m1 का मान 2 दिया हुआ है, m1 का मान फिर यहाँ पर 2 और m2 का मान 3 है तो 3 लिख दिए, कोमा दे देंगे। y1 देखिए ना, y1 आपको दिया है, यहाँ पर माफी चाहेंगे y1 है, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं, x1 का मान 1 है, m2 का मान 3 है, प्लस x2 का मान हमारे पास 3 है और m1 का मान हमारे पास 2 है और नीचे 2 प्लस 3 हो गया। फिर y1 देखिए ना 2 दिया हुआ है और m2 3 दिया हुआ है, प्लस y2 हमारे पास 4 है और m1 हमारे पास 2 दिया हुआ है और नीचे m1 प्लस m2, यानी m1 2 है, m2 3 है, तो 2 प्लस 3 हो गया। और साथ ही में निकल रहा है ये x और y, ये वाला जो पूछा था आपसे। अब देखिए 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 2 मिलकर 5। यहाँ देखिए 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 और नीचे 3 2 मिलकर 5। अब देखिए ना 6 और 3 मिलकर 9 हो गया और नीचे 5 है तो 5 हो गया, यहाँ 8 6 14 हो गया, नीचे 5 है तो 5। यही आपके सवाल का आंसर है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर भले ही दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 6 3 मिलकर 9/5, यहाँ 8 6 14/5। ये सवाल का आपका आंसर हुआ, ठीक ना। ये सवाल का आंसर आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीका है। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा और आपका आंसर भी सटीक आ जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बस इस कंसेप्ट से सीखते चलिए और धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते चलिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, इसमें कहीं पर
थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है, ठीक ना। बस देखिए और सीखिए। आगे बोला है आपको, समझिएगा बात, ठीक ना। आगे समझिए, आगे क्वेश्चन है, बोला है कि इसमें एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है। अर्धवृत्ताकार है कुछ इस तरह का, परिमिति आपको निकालना है। इसका व्यास दे दिया, यानी यहां से यहां तक दे दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। क्या दिया है तो कहेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना दिया हुआ है तो कहेगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास जो देता है, जब इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में कहा है कि अर्धवृत्ताकार खेत का परिधि बता दिए। क्या बता दिए? परिधि। तब परिधि देखिए, पूरा वृत्त का परिधि 2πr, पूरा वृत्त का पूरा वृत्त है तो उसका परिधि क्या होता है 2πr। लेकिन वही आधा कह दे तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 2 कट जाएगा, यानी πr। क्या हो जाएगा? πr, यानी और वृत्त की परिधि हो जाएगा πr, ठीक है। लेकिन परिमाप बोला है तो अर्धवृत्त केवल इतना ही ना हुआ, केवल इतना हुआ। लेकिन परिमाप में पूरे बाउंड्री की बात होती है। परिमाप कोई फिगर है, इसका परिमाप की बात बोले तो उसका पूरा बाउंड्री, तो बाउंड्री यहां से यहां तक और वृत्त हुआ, जो फॉर्मूला लिख दिए। लेकिन अभी भी नीचे ये वाला हिस्सा बाकी है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तब इसमें व्यास जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? व्यास जोड़ देंगे। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 12, अब प्लस व्यास दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। अब आपको करना यही है कि देख लीजिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर 12 में 22 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 का 4, 2 हासिल, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26 हो गया। नीचे 7 है तो 7, अब प्लस 24 है तो 24। अब जोड़ देना है, 264 है तो 264 लिखिए, आप प्लस 7 से गुणा करिए, 7 चौका 28 का 8, 2 हासिल, 7 दूना 14, 14 और 2 16, 14 और 2 16 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे 7 है तो 7, देखिए ना, 7 चौका 28 का 8, 2 हासिल, 7 दूना 14, 2 16। अब देखिए, अब इसको जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2, 6 6 12 1 13, 3 1 मिलकर 4, नीचे 7, इतना सेंटीमीटर। बस परिधि पूछा है ना तो सेंटीमीटर, इतना आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या चाहे तो दशमलव में भी ला सकते हैं, या चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आप घबराइएगा मत। किताब में कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में दे सकता है, दशमलव में दे सकता है, या इस तरह भी दे सकता है। ये सब आंसर सही होता है, ठीक है। तो ये तरीका आपका सही है और इस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। 2 नंबर का पूछा है, देखिए कितना झटके में हो गया, ठीक ना। चटका दिए इसको, आगे देखिए, बस सॉल्व करते चलिए आप भी, है ना, साथ ही साथ अगर हो पाए तो। नहीं तो कंसेप्ट सीखिए और आप उसको बाद में फिर सॉल्व करिए, लेकिन करिए जरूर। सॉल्व करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा है, ठीक ना। बोला है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए 2 घन है, एक घन ये है, समझिएगा बात, एक घन ये दिया हुआ है और दूसरा घन दिया हुआ है, इसकी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एक और घन है, इसी में एक और घन बना देते हैं, देखिए कुछ इस तरह का, समझिएगा बात। और इसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी? 8 ही हो जाएगी। तो भुजा में इसकी लंबाई भी 8 होती है, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8 होती है। तो इसमें भी लंबाई 8, इसकी लंबाई 8, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी 8। लेकिन जब ये एक ही में चिपका दिए तो सवाल में बोला है कि एक ही में अगर चिपका देते हैं तब ये घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तब घनाभ जब बन गया तो इसकी लंबाई अब बदल गई, कितना? 8 और 8 मिलकर 16 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ, लिखेंगे यहाँ घनाभ की लंबाई यानी L 8 8 मिलकर कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर।
चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चौड़ाई यानी बी ये 8 सेंटीमीटर अभी भी रहेगा, और ऊंचाई यानी एच 8 सेंटीमीटर अभी भी रहेगा, केवल लंबाई बढ़ गया इसमें चिपक जाने से। ठीक है, अब देखिए बोला है जो ये घनाभ बन गया था, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2 × LB + BH + HL ये होता है। तो 2 × L का मान 16 दिया है, B का मान 8 दिया है, फिर B का मान 8 दिया है, H का मान 8 दिया है, और फिर H का मान 8 है और L का मान 16 है, कुछ इस तरह का। फिर 2 × 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64, 16 में 8 से गुणा करेंगे तो 128। अब देख लीजिए सबको जोड़ देना है। 128 और 128 मिलकर हो गया 12 × 24, 24 एक 25 हो गया, और 8 और 16 256 हो गया। और इसमें 64 जोड़ देना है। क्या कर देना है, 64, यानी 128 है और 128 मिलकर 256। अभी 64 है तो 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 5 11 1 12, 2 1 मिलकर 3, 320 होगा। देखिए 6 4 10 का 0 1 हासिल, 6 5 11 1 12, 2 1 मिलकर 3। अब उसको गुणा कर देना है, गुणा कर दिया, 32 × 64 हो गया, और 1 0 है तो 1 0, इतना सेंटीमीटर एक स्क्वायर आपके सवाल का आंसर। देख रहे हैं, थोड़ा सा भी इसमें कहीं पर कुछ लोचा है, कुछ नहीं है। आसानी से जिस बच्चे को चटकाना है वो चटका कर आए होंगे इस परीक्षा में। ठीक है, आपको भी ऐसे ही चटकाना है। ठीक है ना, चटकाने का मतलब क्रैक करना है, मतलब इसको पूरा का पूरा ऑपरेशन कर देना है और डायरेक्ट रिजल्ट पर लाकर छोड़ देना है इस तरह। ठीक है, नहीं तो वही है, बस खेलते रहो पबजी, जिंदगी जब झंड होगी तब पता चलेगा। ठीक ना, देखो सवाल देखो और सीखते चलो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। आगे बोला है सवाल कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ठीक ना, देखिएगा वलय किसको कहते हैं, तो देखिए एक वृत्त हो गया कुछ इस तरह का, इसके ऊपर एक और ऐसे बना दे तो ये हो गया वलय। क्या हो गया, वलय। और इसकी त्रिज्या कुछ और है, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये अंदर वाली है, बाहर वाली हो जाएगी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है वलय का। तो देखिए कहेंगे यहाँ, क्या कहेंगे, यहाँ इसको कैपिटल आर कहेंगे। कैपिटल आर कितना है तो कहेगा 23 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है तो कहेगा 21 सेंटीमीटर। कहती है कि वलय का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, कहेंगे पाई कैपिटल आर एक्स स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर। क्या कहेंगे, कैपिटल आर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा पाई का मान 22/7। ठीक है, और यह पाई का मान ऐसे ही रख दीजिए, पाई के रूप में रहने दीजिए। कैपिटल आर कितना है तो कहेंगे 23, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्मॉल आर कितना है 21 है, एक्स स्क्वायर है तो इस पर भी एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ना, पाई इंटू 23 का एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए, चाहे क्या करिए इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 2 4 हो गया, और 3 1 मिलकर 4 हो गया 44। घटाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 44 दूना कितना हो जाएगा 88, और पाई है तो पाई इतना सेंटीमीटर एक स्क्वायर है आपका सवाल का आंसर। चाहे तो आप पाई का मान रख सकते हैं 22/7, तो 88 में 22 से गुणा करना पड़ेगा और 7 से भाग देना पड़ेगा, तो दशमलव में आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा। जहां आपको जैसा जिस समय जो दिमाग में आपको आए वैसे आप आंसर दीजिए, बस सटीक होना चाहिए, प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए, फार्मूला सही होना चाहिए, आपका आंसर भी सही होगा, यकीन मानिए। तो आपका देखिए आपने चटका दिया, तो कितना मतलब बढ़िया से सभी क्वेश्चन को आपने चटकाया अच्छे तरीके से, और इस अंदाज से अगर सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, इसमें और भी कंटिन्यू करेंगे। अभी सवाल है इसमें, है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है 2022 में, ये कंप्लीट करके फिर 21 चालू करूंगा, 20 चालू करेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक ही खत्म कर दूंगा। 650 से अधिक मैंने लिख रखा है, देख लीजिएगा, मतलब आपने देख लिया होगा थंबनेल में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।